हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई आप सब लोग? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होगे, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आप हर सब्जेक्ट का लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज से अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे और आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। मजा आ रहा है ना? उसी तरह आज हम इस सीरीज को आगे लेकर बढ़ेंगे और हिंदी के 3 चैप्टर्स को और करने वाले हैं। हमारा पहला चैप्टर होगा कौन सा? संसार पुस्तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैं सबसे छोटी हूं, और ये है लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लोकगीत। यानी इन तीनों चैप्टर्स को आज हम क्या करेंगे? हंसते खेलते मुस्कुराते हुए पूरा एक साथ पढ़ लेंगे। इसके एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे और जो हमारे एग्जाम में करंट ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे वो हम पहले ही सॉल्व कर लेंगे। तो चिंता की क्या बात है, आप हैं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला लिटिल चैंप्स के यूट्यूब चैनल पर और आपको यहां सब कुछ मिल जा रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, फटाफट स्टार्ट करते हैं और आज तीनों चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहां पर क्या क्या पढ़ेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम संसार पुस्तक है, मैं सबसे छोटी हूं और लोकगीत। यहां पर आप देखेंगे संसार पुस्तक में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, वो अपनी पुत्री यानी इंदिरा गांधी जी को जब वो 10 साल की थी तो कुछ पत्र भेजकर बातचीत करते थे, उसी का संवाद है इसमें। मैं सबसे छोटी हूं, ये एक कविता है जो बहुत प्यारी कविता है। इसको आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके आंसर क्वेश्चन आंसर, और इसमें मैं अपने को भी रिलेट करके कुछ चीजें आपको बताऊंगा इसमें कि कितना अच्छा होता है जब आप घर में सबसे छोटे होते हैं। जैसे मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं तो माँ का कितना सारा प्यार मिलता है। हालांकि माँ सभी को बराबर प्यार करती है, लेकिन जब आप छोटे होते हैं तो आपको थोड़ा तो अलग मिलता ही है। इसके बाद हम लोकगीत, जो हमारे घरों में अक्सर लोकगीत गाए जाते हैं, अक्सर आसपास आप देखते होंगे हमारी माताएं बहनें अक्सर इस गीत को गाती हैं। तो हम इन तीनों चैप्टर को क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले चैप्टर की तरफ, जो हमारा चैप्टर होगा प्रश्न अभ्यास यानी एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस को करेंगे। और कौन सा पहला है? हमारा जो पाठ है ये संसार जो है संसार पुस्तक है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को 10 साल की जब वो थी, जब लेटर भेजते थे, उसमें आपने कहानी पढ़ी लिया होगा। हम यहां पर एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर को फोकस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आपका जो भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है कहीं पर कि नहीं सर ये चीजें नहीं हो पा रही मुझसे, तो वो भी आप बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन तुरंत के तुरंत आपको निकाल कर दे दिया जाएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, हम देखते हैं लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। जब आप कभी पढ़ेंगे ये कहानी, तो आप जब ये लेटर पढ़ेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, उन्होंने, वो ही लेखक हैं इनके, जो ये कहानी है उसके लेखक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। तो उनको यहां पर पूछा जा रहा है लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो लेखक ने किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि को कहा है। यह आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, जिसका जवाब इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। कहानी आपने पूरी पढ़ी है, हमने भी पूरी पढ़ी है। कहानी का ब्रीफ देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको 30 मिनट के अंदर 3 चैप्टर कराने हैं फटाफट। तो क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी करना है। लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का मतलब आपको पता ही है कि लास्ट मिनट में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा चीजें हम लोग फटाफट पढ़ सकें। आगे देखते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। अब अगर मान लीजिए जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बालकों को बहुत, मतलब बालक बालिका जो भी छोटे बच्चे थे उनको बहुत मानते थे, और अपनी पुत्री को वो ये लेटर्स भेज के आसपास के भी बच्चों को ये माहौल क्रिएट करते थे कि उनकी सोचने की क्षमता बढ़े। क्या वो लिखते थे उसमें कि क्या आपको कभी आइडिया था इस धरती पर कुछ भी नहीं था, आज हम सब लोग हैं, तो क्या इस चीज को इमेजिन कर पाना मुमकिन है दिमाग में कि क्या आज के हजारों लाखों साल पहले इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, वनस्पति भी नहीं थी, आग का अंगारा ही था। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा हुआ है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं थी, यानी जिसके अंदर कोई जान हो, सांस चलती हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं रह सकती थी हमारी पृथ्वी पर। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। पहले वनस्पतियां आई, फिर जानवर आए, उसके बाद क्या हुए? मनुष्यों का जन्म हुआ। इस प्रकार से धरती का जो विकास था, विकास का चरण रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? जैसे दुनिया पुराने टाइम में कैसे थी, क्योंकि उस समय तो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, तो उनका हाल किस चीज से हम लोग गेस लगाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ चीजों के नाम लिखो। देखिए, तो जब हम पुरानी चीजों को देखने जाते हैं तो हम पेड़ों से, चट्टानों से, महासागरों से, नदियों से, इन्हीं सबसे तो जान पाते हैं कि कितने समय के से ये सब हैं यहां पर। उनका एक ऑब्जर्वेशन या उनका साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च करके पता करा जाता है। लेकिन हमारी इस निबंध के अनुसार, इस कहानी के अनुसार देखते हैं,
दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों, सितारों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि चीजों से जाना जाता है। यह भी 1 नंबर का सवाल था। एक बार आप पढ़िए, जिसके बाद सीधा एग्जाम में आप जाएंगे तो वहां पे आप लिखकर चले आएंगे, कुछ भी आपको कॉपी किताब भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये पूरी सीरीज देख डाली तो, ठीक है ना। और इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट आगे देखते हैं। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। यानी जब आप कहानी पढ़े होंगे इसको, तो एक पत्थर होता है, कोई भी पत्थर आप तोड़ेंगे अगर तो वो नुकीलेदार होता है। वो किस प्रकार किस प्रोसेस में आकर एकदम गोल हो जाता है और चमकीला हो जाता है। जो नदियों के अंदर से आप उठाते हैं तो एकदम गोल रहता है, चिकनाई भरा रहता है। अब वो कैसे चुकीले से चिकना हो जाता है, देखिए यहां पर प्रोसेस उसका। गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था, यानी एक बहुत बड़ी चट्टान का वो हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। वहां से आगे एक पहाड़ी नाले से उसे आगे ढकेल कर दरिया में पहुंचा दिया। इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। यानी पहले वो पहाड़ से निकला, फिर ढुनकते ढुनकते नदी के सहारे से नीचे आ गया, फिर नदी में बहते बहते समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, वो इतना ज्यादा घिस गया कि चमकीला और गोल हो गया। तो इस प्रकार से ये जो था गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी क्या बताता है, तो गोल चमकीला रोड़ा की यही अपनी कहानी है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट देखते हैं। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। यदि दरिया, मान लो वो गोल अभी चमकीला हो गया, उसको मान लो वो नदी जो है और आगे ले जाती और समुद्र के अंतिम छोर तक ढकेलते हुए पहुंचा देती तो क्या होता। तो देखिए क्या होता, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में क्या बन जाता, एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से क्या मतलब है कि जो बालू होता है समुद्र के किनारे वो उसके भाई हैं, उन्हीं से जाकर मिल जाता और एक बालू का टुकड़ा हो जाता, जो कभी एक पत्थर हुआ था, जो एक पहाड़ से निकला हुआ टुकड़ा बालू के रूप में परिवर्तित हो जाता समुद्र। और देखिए बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, बालू के घरौंदे बनाते। जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अब आप सभी लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीच पर गए होंगे। बीच माने समुद्र का बीच जो होता है। जितने लोग भी बीच पर गए होंगे वहां देखे होंगे किनारे समुद्र के बहुत सारी बालू इकट्ठा हुए रहते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें खेलते रहते हैं। बच्चे के आज के टाइम में तो बड़े भी जो जाते हैं वो भी वहां पर खेलने लगते हैं। तो वो क्या होता है, कभी एक पत्थर का टुकड़ा रहता है, वो समुद्र के अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, वो एक बालू का ही टुकड़ा बनकर रह जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर वो रोड़ा आगे जाता तो क्या होता। अब देखिए नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। अब नेहरू जी ने कैसे बताया कि दुनिया कैसे शुरू हुई है, इसको आपको पाठ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आप एक बार में मैं इसको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे तुरंत। और नहीं भी पढ़ा अगर अभी तक आपने, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देने में सक्षम हो जाएंगे। आइए देखिए, नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। यह नेहरू जी ने उस लेटर में अपने बताया है। चलिए नेहरू जी के बारे में एक फैक्ट मैं बताता हूं, दूसरा आपको बताना है। नेहरू जी अब देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत नॉर्मल फैक्ट था। बताइए कौन से ईयर से कौन से ईयर तक ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभाला था इन्होंने, फटाफट बताइए। और कितनी बार बने थे और सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी लोग। चलिए देखते हैं आप कितने एक्टिव हैं, इसको लाइव सेशन की तरह जवाब दीजिए आप सभी लोग, ठीक है ना। चलो आगे चलो, आज आप लोग को कुछ अच्छी चीजें भी सुनाऊंगा मैं। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। अब देखो यहां पर मैं इसको करवाने वाला नहीं हूं क्योंकि ये क्रिया से संबंधित है, तो आपके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो आपके हो गए। अब क्रिया से संबंधित आपको क्या करना है, पीडब्ल्यू के ऐप पर जाना है, वहां से डाउनलोड करना है इसका पूरा, ये नोट्स मैं वहां पर भेज दूंगा, वहां से आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसको एक बार पढ़ते हुए आप आगे निकल जाएगा तो आपका भी समय बच जाएगा और इससे क्या होगा, एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली वो मैं यहां पर करवाते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, मैंने इसलिए इसको लिखवा दिया कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमें सर देखना चाहिए, हमें पढ़ना है, तो आपको यहां से पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, मैं सबसे छोटी हूं। यानी इनकी मां के लिए इन्होंने लिखा है कि मैं सबसे छोटी हूं।
तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैं इस कविता को पढ़ा था बचपन में भी, और आपको पढ़ाने से पहले भी जब इस कविता को मैंने दोबारा देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप को इस कविता से सीधे सीधे कनेक्ट कर पाया। तो मैं आपको माँ के लिए कुछ चीजें सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी शायरी आपको सुना देता हूँ इसी 30 मिनट के अंदर। उसके बाद इस चैप्टर को रिलेट करेंगे कि देखो यहाँ पर जो माँ होती है उससे आप अगर छोटे हो गए अपने घर में या बड़े, उनसे जितना अच्छा कनेक्शन आपका है किसी से नहीं हो सकता है। तो उन्हीं के लिए मैं आपको सुना देता हूं कि दुनिया में जन्नत जैसी कोई चीज नहीं, कि दुनिया में जन्नत जैसी कोई चीज नहीं, ठोकर बिना ले चले, ठोकर बिना ले चले मंजिल वो राह नहीं, ठोकर बिना ले चले मंजिल वो राह नहीं, बिना मतलब खैर नहीं पूछती दुनिया, बिना मतलब खैर नहीं पूछती दुनिया साहेब, क्योंकि ये दुनिया है तेरी मां नहीं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। फटाफट देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में जो है सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि घर के सबसे छोटे सदस्यों को सभी लोगों का प्यार दुलार अधिक मिलता है, और खासकर मां के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज्यादा ही होता है। भाई इस बात में तो कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए कि जो घर में सबसे छोटा बच्चा है वो सबका प्यार पाता है, चाहे अपने भाइयों का हो, चाहे अपनी बहन का हो, चाहे पिताजी का हो या पूरे परिवार का हो, और सबसे ज्यादा किसका पाता है? अपनी मां का पाता है। तो जितने लोग छोटे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, जो बड़े भी होंगे वो भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मां तो सबकी मां होती है, सबको बराबर प्यार करती है ना, सबको करती है ना बराबर। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं। कविता में ऐसी बड़ी ना हो मैं क्यों कहा गया है? ऐसी बड़ी ना हो ऐसा क्यों कहा गया है कविता में? तो अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसके ममता के आंचल में साए में रहने के लिए कविता में ऐसे बड़ी ना हो में मैं कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है कि अपनी माँ का प्यार हमेशा पाती रहे, ऐसा स्नेह जो उसको माँ से मिला है वो हमेशा मिलता रहे, इसलिए कहा गया है कि मैं ऐसी बड़ी ना हो मैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कविता में इसीलिए कहा गया है। आगे देखते हैं, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? तो देखिए सीधी बात है, मां के बारे में बात हुई है, तो यहां पर कविता में मां के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है, क्योंकि मां अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है। उसके आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित महसूस करता है, बिना भय के, और एकदम सुरक्षित महसूस करता है। चाहे इतना बड़ा बच्चा हो, चाहे बहुत बड़ा बच्चा हो, जब वो परेशानी का सामना करता है तो जाके अपनी माँ के पास आराम से सो जाता है, और जब माँ उसका सर सहलाती है प्यार से तो उसकी सारी दुविधा, सारी टेंशन, सब कुछ क्या होता है? दूर हो जाता है ना? ऐसा ही होता है ना, मेरे साथ तो होता है भाई। मैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा रिलेट खुद से कर पाया हूं, ठीक है ना, आप भी करोगे मुझे पक्का पता है। देखो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इस पंक्ति का क्या मतलब है? इन पंक्तियों का आशय है कि बड़े होने पर बचपन की तरह मां हमारे साथ नहीं चलती, उसने हमारा रिश्ता छूट जाता है, उनसे हमारा रिश्ता जो होता है। जैसे देखिए आज हम बड़े हो गए, जब हम इतने बड़े से रहे होंगे तो हमारी माँ क्या करती थी? हमको पकड़ के साथ में घुमाती रही होगी, गोदी में लेके टहलाती रही होगी। लेकिन आज देख रहे हैं आप, हम यहाँ पर खड़े हैं, माता जी मेरी वहां पर कुंभ मर पिछले 1.5 महीने से कुटिया बनाकर हमारे पिताजी और माता जी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग दूर दूर हो गए, अन्यथा अगर मैं छोटा ही रहता तो उनके गोद में हो रहता, चाहे वो गंगा किनारे रहती या फिर कहीं भी रहती पूरी दुनिया में। तो आप भी आज फील कर रहे होंगे, अभी आप पढ़ रहे होंगे, माता जी इधर उधर कुछ खाना वाना बना रही होंगी, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपको हमेशा अपने साथ लिए रहती होंगी, है ना? कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। अब देखो, कविता से ही मत करो, आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करो, आप खुद देखो आंख बंद करके कि हमारे लिए माँ क्या क्या करती, वही आंसर लिख दो, वही आंसर सही हो जाएगा। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों के लिए माँ क्या क्या करना चाहिए। कविता के अनुसार माँ बच्चों को गोद में सुलाती है, अपने आंचल के साए में रखती है, हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, खिलाती है, सजाती है, परियों की कहानी सुनाने आदि का काम करती है। बच्चों को भी अपनी माँ की बातों को मानना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। भाई बिल्कुल एकदम, पूरी दुनिया में कुछ भी काम कर लेना, लेकिन अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, इन लोगों को कभी भी दुखी मत करना, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो, बच्चों को माँ के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को यही करना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करते रहना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए, जिस चीज से भी उनकी खुशी है वो आपको करते रहना चाहिए। देखो, उनकी खुशी सिर्फ आप में है, ये भी आप जान रहे हो। चलो आगे चलते हैं फटाफट। ये कविता बहुत अच्छी, इसको डिटेल में पढ़ते तो और मजा आती। बच्चों को प्रायः सभी छात्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? इस कविता में बालिका सबसे छोटी बना रहना इसलिए चाहती है ताकि उसे हमेशा अपनी माँ का प्यार मिलता रहे, वो सदा अपनी माँ के आंचल में निर्भय और सुरक्षित रहे। वही निर्भय मतलब क्या हुआ? बिना डर के और सुरक्षित रहे। पकड़ पकड़ कर की तरह
नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य भी बनाओ। देखो, छोड़, बन, बना, फिर, खिला, ये सारे वर्ड हैं, इनसे रिलेटेड वर्ड भी यहां पर मैं दे दिया हूं। ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। पढ़ना होगा तो पीडब्ल्यू के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर जाना, आपको ये सारी नोट्स वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। चलो आगे चलते हैं हम। कविता में दिन रात शब्द आया है, तुम भी ऐसे 5 शब्दों को सोच कर लिखो। जैसे देखो, दिन रात आया है, जीवन मरण आया है, सुख दुख आया, उल्टा सीधा, लाभ हानि, मित्र शत्रु, एक आध तुम भी सोच लो यार। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है। अब उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाया है। नी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया गया है। कौन, तुम भी नी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द, तो नी से निश्चल, निकम्मा, निर्लज्ज, निर्गुण, निराकार, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको आप उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। अब ये सारी एक्टिविटी है। अब हम चलते हैं लोकगीत पर। भाई लोकगीत भी आप बहुत सुनेंगे, आपके घर में शादी वगैरह होती है या आसपास में देखती होंगी आपकी माताएं बहन, कभी ना कभी आपको लोकगीत सुनने को मिल जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे, जैसे सोहर हो गया, ये सारी चीजें लोकगीत के अंतर्गत आती है। लेकिन कहानी के अनुसार जो लोकगीत है उसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या चीजें दी गई हैं, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है। अब निबंध में पूछा गया, जो निबंध है इसमें लोकगीत के किन पक्षों की चर्चा की गई, तो टू द पॉइंट एकदम आपको लिखना है। टू द पॉइंट मतलब क्या, देखिए बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। देखिए, लोकगीतों का इतिहास, उनकी रचनात्मकता, जनमानस में लोकप्रियता, स्त्रियों का लोकगीतों में योगदान, उनके विभिन्न प्रकार, उनके संगीत यंत्र, उनकी भाषा, नृत्य, लोकगीत जैसे अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यानी निबंध के अंदर इन सारे पॉइंट्स को क्या किया गया है, उठाया गया है कि क्या क्या योगदान किसका रहा है, कौन कौन से मेन पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर आपको मैंने बनाकर दे दिए हैं, बस इसको आपको एक बार पढ़ लेना है, जाके वहां पर सोच लेना आशीष सर ने कौन कौन से पॉइंट बताए थे, उसको चुपचाप लिख के आ जाना है। अब 30 मिनट के अंदर अगर आपका 3 चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो इस तरह आपका तो 2-3-4 क्लास में पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो आप फटाफट पढ़ लो, ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज आपके लिए समझ लो एकदम मजेदार है, और एग्जाम में आप फोड़ दोगे इससे, ध्यान रखना। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, तो आप देखिए हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। जब आप यहाँ त्योहार शादी वगैरह पड़ती होगी तो आप जरूर देखते होंगे, कुछ ना कुछ आपको वहां पर स्पेशल सुनने को मिल जाता होगा। हमारे यहाँ त्योहारों पर नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ा के, जौनावर के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म पर आदि अवसरों पर गाए जाने अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियों के लिए खास गीत है। अब मैं आपको बताता हूं एक सिंपल लैंग्वेज में जो आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसे आपके यहाँ किसी का जन्म हुआ, किसी छोटे बच्चे का, देखे होंगे मोहल्ले की बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और ढोल वोल बजाकर कुछ गाना गाने लगती हैं। शादी विवाह जब होता है तो जब दूल्हा कुछ खाने होने बैठता है तब भी लोग ढोल मजीरा लेके बैठ जाती हैं, उसी को कहते हैं लोकगीत। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्त्रियां कौन कौन से खास गीत कौन कौन से हैं। तो उनका त्योहार पर, कोई त्योहार आता है तो भी उनके लिए खास गीत हो जाता है। इसी प्रकार त्योहार, शादी कुछ भी पड़ता है तो उनके लिए एक स्पेशल अलग अलग गीत बनाया उन्होंने, और वो गाकर सुनाती भी हैं। उसमें गाली आती है, यहाँ जो गाली लिखी है इसको गारी कहते हैं। जैसे गाली दिया जाता, वो गाली नहीं ओरिजिनल वाली, ये लोग प्रेम भावमर गाली देते हैं अपने बहुत सारे लोगों को, मैंने भी सुना है। कहोगे तो आपको सुना दूंगा अगली क्लास में 2-4 जो हम लोग के गीत के रूप में सुनाया जाता है, गीत के रूप में सुनाया जाता है, ये समझना, ध्यान रखना, नहीं पता चलो सर क्या बोल रहे हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने का मौका मिले तो तुम किन लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। देखो, लोकगीत की अनेक व्यवस्थाएं, ये हमें गांव के जनजीवन से परिचित कराते हैं। जो हमारे गांव का जनजीवन होता है इनसे हमें भली भांति ये परिचित करा देते हैं कि क्या होता है। इनके वाद्य यंत्र बहुत सरल होते हैं, जैसे ढोल, ढपली, थाल आदि, यही सब होता है। ढोल, मजीरा, ढपली, यही सब इन लोग का वाद्य यंत्र होता है, और कुछ भी स्पेशल गिटार उटार नहीं आता है कि बढ़िया बजेगा। ये समूह में ऊंची आवाज में गाए जाते हैं, जिस कारण हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। इन गीतों को गाने के लिए हमें किसी भी संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बहुत भयंकर सुर ताल नहीं मिलाया जाता। 10, 12, 15 औरतें इकट्ठा होती हैं, फटाफट गा के खत्म कर देती हैं। आधे घंटे में पूरा प्रोग्राम क्या होता है, सफा चट हो जाता है। चलो, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। अब देखो, ये अगर आप पाठ पढ़े रहोगे तभी लिख पाओगे, नहीं पढ़े हो तो अगर आप पढ़े रहोगे हमसे तो लिख पाओगे। आओ देख लेते हैं क्या है। पूरब की बोलियों में हमेशा मैथिल, कोकिल, विद्यापति द्वारा लिखित गीत गाए जाते हैं। यानी मैथिल और कोकिल में विद्यापति द्वारा जो लिखित गीत हैं वो गाए जाते हैं, परंतु
अगर वहां से निकलकर अन्य राज्यों या प्रदेशों में आप जाएंगे तो उन लोगों के लोक गीतों की रचना करने वाले अपने अपने विद्यापति मौजूद होते हैं। जिस भी राज्य में जाएंगे आप, वहां का अलग अलग लोकगीत होता है। इस निबंध के अंतर्गत भी संथाल का, कोलियों का, बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जिनका यहाँ पर दिखाया गया है लोकगीत। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जनजातियों का ही लोकगीत होता है, हम सब लोग के आसपास जो है लोकगीत उपलब्ध हैं। आप अपने घरों में भी सुने होंगे, अगर गांव जाने का मौका मिलता होगा तो जरूर सुने होंगे। अब देखिए, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। तो चलो भाई सूची बना लो फटाफट। देखो जैसे लोक कला, जैसे लोकगीत है वैसे लोक कला, लोकतंत्र, लोकमंच, लोकहित, लोकप्रिय, लोकमत। अब देखो इससे बने रिलेटेड वाक्य भी यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर ये पूछ रहा है तो आप वाक्य लिख दोगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे और खाली 5 वर्ड लिख दोगे तब भी आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर लिखकर दे दिया है जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलिए आगे देखते हैं। 12 मासा यानी जो 12 महीना, 12 मतलब 12 महीना पूरे साल भर। गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। अब देखिए इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ। ये सब अनुमान लगाने वाला, ये सब जो है प्रश्न आपसे जल्दी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। मैंने आपको यही बताया कि इन सब प्रश्नों की चर्चा एग्जाम में नहीं होती जल्दी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। और वो अर्थ क्यों है, इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर कुछ शब्द को जोड़ सकते हो, जैसे इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, ऐसी टाइप का। देखिए अब एक शब्द मैं बता देता हूं, बाकी आप क्या करना फटाफट एक बार पढ़ जाना। इकतारा, एक तारा से बजने वाला वाद्य यंत्र। सरपंच क्या होता है, पांचों का प्रमुख। चारपाई, 4 पैरों वाला, जो चारपाई देखो यहां से अलग है, 4 पैरों वाली। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। सप्तऋषि आप देखे होंगे, सप्त तारा, इस तरह बहुत सारी चीजें आपको देख। दोपहर अब देख लीजिए यहीं पर, जब दिन के दो पहर मिलते हैं, यानी जब दिन में सुबह का प्रहर और शाम के प्रहर के बीच वाला जो मिलता है तो उसी को क्या हो जाती है, दोपहर। दोपहर हो गया, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, ये शब्द हो गया। बाकी सारी चीजें क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये समरी आ गई। हमने आपको 3 चीज पढ़ाया आज, 3 चैप्टर। संसार पुस्तक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। ये अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखते थे। इसी प्रकार मैं सबसे छोटी हूं, ये एक प्यारी सी एक कविता है कि मैं घर में जो है सबसे छोटी हूं। और इसके बाद एक लोकगीत है जो हमारे आसपास होता है। तो मुझे लगता है बहुत तेजी से आज हमने तीनों चैप्टर खत्म किया। और आप हमेशा क्या करेंगे, इन चैप्टर्स से पढ़ के कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहे हैं, इसीलिए आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। बाकी जितना आपके एग्जाम में आना है उतना मैंने यहां पर आपको करा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइव सेशन के जितनी एनर्जी दिखाइएगा। कैसी लगी क्लास, इस चीज को जरूर बताइएगा। अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो वहां पर रेटिंग देना मत भूलना, और रेटिंग आप अपने हिसाब से दे देना कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।